देखो इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये हमें शो करके दिखाना है। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? देखो इसमें हमें हिंट भी दी है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या माना था कि मान लीजिए वो जो धनात्मक पूर्णांक है वो a है। देखो यहाँ पे x माना है, तो मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे a मान लिया, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी कि मान लीजिए, तो हमें यहाँ पे लिखना भी होगा कि मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक बराबर a या धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, तो देखो तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, हमें पता है कि जो a बराबर यानी जो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ढंग से समझाया है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और जो r है यानी जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, और जो शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर ढंग से समझाई है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखो हमें इसमें क्या दिया है कि किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m है जिसके लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखो धनात्मक पूर्णांक मैंने a माना है, यानी a की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एक तो 3m के बराबर होनी चाहिए या 3m+1 के बराबर होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूँ, कंपैरिजन करने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a बराबर, यहाँ पे लिख दूँ bq+r, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैं प्लस अगर 0 मानता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है, a के साथ में तो a आ रहा है, b के साथ में कितना आ रहा है, b के साथ में यहाँ पे 3 आ रहा है, और r के साथ में कितना आ रहा है, r के साथ में यहाँ पे 0 आ रहा है। और यहाँ पे देखो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूँ तो यहाँ पे भी b मुझे 3 मिल रहा है और r कितना मिल रहा है, r 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें केवल b से मतलब है। b का मतलब भाजक से हमें मतलब है, तो भाजक हमें मिल गया यहाँ से 3। अब देखो हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब a और, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो a और b बराबर 3 में किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो इस एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, जो भाजक की वैल्यू है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर है 3, तब शेषफल, शेषफल यानी r जो रिमाइंडर है उसके संभव मान, उसके संभव मान। तो इसके संभव मान क्या हो सकते हैं, इससे एक कम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल है, जो शेषफल है उसके संभव मान हो सकते हैं भाजक में से एक कम कर दो। तो इसमें भाजक कितना है, 3 है, तो 3 में से एक कम कर दो। ठीक है, तो यानी 2 होगा। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो रिमाइंडर है वो भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो एक तो 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 दिया है तो 3 से कम ही होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4 दिया होता तो 4 से 1 कम करते, यानी 0 भी आता, 1 भी आता, 2 भी आता और 3 भी आता। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से समझाई है। तो r की वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पे निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, जो पहला केस है, यानी जब r बराबर कितना होगा, r की वैल्यू मुझे रखनी होगी, पहले 0 रखेंगे और b की वैल्यू तो हर कंडीशन में 3 ही रहेगी। तो तब क्या होगा, तब अगर मैं इसको समीकरण 1 का नाम दे दूँ, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 इसको दे देता हूँ, तो तब क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब r बराबर 0 और b बराबर 3, तो तब समीकरण 1 से एक क्या है, a बराबर है bq+r, तो इनकी वैल्यू रख दो। a बराबर होगा, b की वैल्यू है 3, यहाँ पे होगा q प्लस r की वैल्यू है 0, यानी a बराबर होगा 3q। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब r बराबर 1 होगा, पहले 0 रखा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और b तो 3 ही होगा, तब
ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, बी बराबर यहाँ पे होगा 3 क्यूब प्लस 1। ठीक, और तीसरी कंडीशन में आर की वैल्यू किसके बराबर है, जब आर बराबर 2 होगा और बी बराबर 3 होगा तब जो ए की वैल्यू होगी वो होगी 3 क्यूब प्लस 2। ठीक, तो इतना हमने कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 3 मानता हूँ और इसको इक्वेशन 4 मानता हूँ तो तब क्या हो जाएगा। देखो इतना तो मैंने कर दिया। अब हम क्वेश्चन के पास जाते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। तो धनात्मक पूर्णांक का अब क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो ए मैंने धनात्मक पूर्णांक किया है तो इसका मुझे वर्क करना होगा। तो पहले अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करता हूँ तो वैसे ही हम स्क्वायर नहीं कर सकते, तो इसका भी मुझे स्क्वायर करना होगा। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आपको इसके नीचे लिखना होगा, यानी जहाँ पे आपने लास्ट में इसको छोड़ा है इक्वेशन 4 में, उसके नीचे लिखना होगा कि समीकरण 2 का स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर होगा यानी 3 क्यू का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो इक्वेशन 3 है अगर मैं इसका भी स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर और 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दो तो ये होगा ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस में 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1। ठीक है, यानी 2ab हो गया। अब देखो अगर मैं इसको तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ से दूसरी चीज़ निकाल दी। इसी प्रकार से अगर मैं इक्वेशन 4 में भी यही चीज़ करता हूँ, यानी अगर मैं इक्वेशन 4 का भी स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बराबर होगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 4 प्लस यहाँ पे होगा 3 गुणा 2 यानी 6 क्यू इंटू 2 भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ तो ये होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 क्यू प्लस में 4। ठीक, तो इतनी चीज़ें होगी। तो ये मैंने तीसरी चीज़ यहाँ से निकाल दी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो मुझे इनको क्या शो करके दिखाना है, इनको दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है। तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे इनको लेता हूँ, सबसे पहले अगर मैं ए वाले को लेता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बराबर इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर। ऐसे में इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो हमें यही मिलने वाला है। ठीक, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये जो पूरा पद है, ये जो पूरा टर्म है, इसको अगर मैं m लिखता हूँ तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3m के बराबर होगी। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 3 कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 क्यू और यहाँ पे होगा प्लस में 1। तो अगर मैं ये वाला पूरा जो टर्म है इसको m मानता हूँ तो ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 3m+1 के फॉर्म में कन्वर्ट। वैसे ही अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये बनाना है यानी 3 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बराबर होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ, 3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, 4 क्यू बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 3 का गुणा यहाँ करता हूँ तो हमें यही मिलने वाला है और प्लस में होगा 1। और अगर ये जो पूरा टर्म है इसको अगर मैं m मानता हूँ तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 3m+1। तो देखो मैंने इनको शो करके दिखा दिया, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हमने दिखा दी किसके बराबर है, एक तो 3m के बराबर है या 3m+1 के बराबर है। ठीक है, 3m+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यही हमें शो करना था। तो इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो जाएगा।